Hi everyone, welcome to UPSCpedia by anujinjal.in। तो जनरली जब मैं आंसर राइटिंग करता था तो मेरे साथ क्या होता था कि क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद जैसे जैसे मेरे माइंड में थॉट्स आए मैं उन्हें आंसर में लिखना शुरू कर देता था। अब इससे होता क्या था कि जब मैं थॉट्स लिख रहा होता था तो एक टाइम आता था, एक पॉइंट आता था जिसके बाद मेरे थॉट स्टॉप हो जाते थे। तो उससे क्या होता था, मेरा आंसर वहीं रुक जाता था। जिससे कभी कभार क्या होता था कि आंसर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता था या कभी कभार बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता था। या अगर मैं कभी कभार आंसर लिख रहा होता था तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि मैं आंसर लिख रहा फिर मेरे को एक पॉइंट माइंड में आता था जिसे मैं ऊपर ऐड कर सकता था, लेकिन अब मैं उस पॉइंट को कंक्लूड कर चुका था, उस मतलब पैराग्राफ को कंक्लूड कर चुका था, तो इसलिए मैं उस पॉइंट को अब ऐड नहीं कर सकता था। तो माइट बी ये प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हो सकते हो जब आंसर राइटिंग करते हो। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा आज का ये सेशन है कि किन पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखना है बिफोर स्टार्टिंग द आंसर राइटिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करें। वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ हरनीत सिंह, योर मेंटोर फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल। और आज के सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू राइट आंसर्स और व्हाट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 पॉइंट्स विद यू जो हमें माइंड में रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग आंसर्स। The first one is format, second is content and third one is presentation। एक पॉइंट को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमें इनमें माइंड में रखने हैं जब हम आंसर्स लिख रहे हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेट के साथ। जब भी आंसर राइटिंग हम स्टार्ट करें, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। फॉर्मेट का मेरा मीन क्या है कि सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा क्वेश्चन का, इंट्रोडक्शन के बाद हम बॉडी पे जाएंगे और एट एंड ऑफ द आंसर वी विल राइट कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड। देखो फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट में हम 1 to 3 लाइंस में जो क्वेश्चन है उसका बैकग्राउंड दे सकते हैं, राइट, या कोई बेसिक इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन टाइप सा स्टार्ट कर सकते हैं जिससे उस क्वेश्चन के बारे में पता चले, राइट। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम आएंगे अपना बॉडी पे, बॉडी जो हमारा मेन कंटेंट हो गया क्वेश्चन का। अब मेन कंटेंट लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पार्ट्स में है तो हर एक पार्ट को अच्छे से आंसर किया जाए, एंड अगर उसके आगे वेटेज दी गई है तो उसी वेटेज के अनुसार किया जाए, राइट। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 10 मार्क्स का, एंड द सेकंड पार्ट, मतलब मैं ऑप्शन बी नहीं बोल रहा, एक क्वेश्चन पूरा क्या है, what is Maslow need hierarchy theory, and second part है how Maslow need hierarchy theory is different from let's suppose XY theory, right। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट फोकस करना है कि भाई Maslow need hierarchy theory वो भी 10 मार्कर का है और जो डिफरेंस है वो भी 10 मार्कर का है। तो दोनों को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये ना हो कि हम मैस्लो नीड थ्योरी को तो छोटा सा एक्सप्लेन करके डिफरेंस बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हमने, राइट। तो बॉडी में ये पॉइंट हमें माइंड में रखना है कि जिस पार्ट की जितनी वेटेज है उतनी इंपॉर्टेंस हमें उसे देनी है एग्जाम में, राइट। फिर बॉडी में हमें क्या पार्ट ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि अगर लेट्स सपोज ओपन एंडेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक फोकस एरिया है तो हम फोकस एरिया से ज्यादा डेविएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में मांगा गया है लेट्स सपोज हाउ दिस थ्योरी, कोई भी थ्योरी है, इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, या किसी चीज के एडवांटेजेस मांगे गए हैं,
ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन मांग रहा है लिमिटेशंस या स्टेप्स मांग रहा है। ऐसा ना हो कि हम पूरे आंसर में क्वेश्चन की बकवास बातें करते रहे कि यहां पे इंट्रोडक्शन दे दिया, एडवांटेजेस दे दिया, डिसएडवांटेजेस दे दिए, लेकिन क्वेश्चन ने स्टेप्स मांगे हुए थे, उसका हमने आंसर बहुत शॉर्ट कर दिया। मतलब व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि जिस पे क्वेश्चन का फोकस है हमें आंसर पे दिखना चाहिए कि हमारे आंसर पे भी उसी का फोकस है। हां, हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट इतना अप एंड डाउन नहीं करना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी, हमारा आंसर रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, जिसमें हम अपनी सजेशंस देंगे। ठीक है, जिसमें हम अपनी सजेशंस दे सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं तो उसको लिख सकते हैं, या अगर हम मार्केटिंग या फिर एचआरएम में है और हमारे पास कोई रीसेंट न्यूज है कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को, इस थ्योरी को ऐसे इंप्लीमेंट किया या ये इनिशिएटिव्स लिए, तो वो हम कंक्लूजन में एक कंक्लूडिंग की तरह लिख सकते हैं। राइट, समझ आ गया। तो एक फॉर्मेट हमें पहले ही अपने माइंड में क्रिएट कर लेना है कि पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। ये तो बात हो गई हमारे ऑल क्वेश्चंस which मतलब एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन यूपीएससी। अब मैं अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, हमारा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल है, तो उसमें हमारे पास एक फॉर्मेट और ध्यान में रखना होता है। इफ यू आर राइटिंग कॉमर्स और मैनेजमेंट ऑप्शनल, किस चीज के फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं? अगर हमारे पास आ जाए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या मैं बोलूं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त भी हमें पूरा का पूरा फॉर्मेट को माइंड में रखना होता है। अगर हम वहां पे गलतियां करेंगे, एरर्स करेंगे, तो उससे होगा क्या? हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो कल एक स्टूडेंट का मैं आंसर चेक कर रहा था, कैश फ्लो का 2022 का कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन था, जो स्टूडेंट ने सॉल्व करके मेरे पास भेजा था फॉर इवैल्यूएशन। तो व्हाट आई हैव सीन कि स्टूडेंट ने डायरेक्टली ही सिर्फ यहां पे अमाउंट लिखा हुआ है, लेट्स सपोज, लेकिन अगर मैं एक बेटर प्रेजेंटेशन की ओर जाऊं तो अमाउंट के साथ साथ अगर रुपीस भी लिख दें तो ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन नहीं है? राइट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं जब वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, या अगर कोई टी फॉर्मेट स्टेटमेंट बना रहे हैं तो यहां पे डेबिट लिखना, यहां क्रेडिट लिखना। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का, या बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एक पॉइंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसके नीचे एक छोटी सी स्टेटमेंट आती है, क्या आती है? एज ऑन, वो लिखना। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स में है, उन फॉर्मेट्स को फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। ये तो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर दी, सेम गोज विद कॉस्ट अकाउंटिंग, सेम गोज विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे हम वर्किंग मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस करते हैं। तो जो बुक में स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, आईसीए के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, हम ट्राई करें उन्हीं को फॉलो करें। ठीक, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है कि बच्चे अमाउंट लिखना भूल जाते हैं, रुपीस लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें अपने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हमारा कंटेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंटेंट पे हमें किस चीज पे फोकस रखना है। तो कंटेंट के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं डेफिनेशन। देखो, अब डेफिनेशन में हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन में हम यूज कर सकते हैं टेक्निकल टर्म्स। मतलब अगर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उधर टेक्निकल टर्म्स का यूज कर सकते हैं, विच गिव अ गुड इंप्रेशन ऑन द इन्विजिलेटर, इवैल्यूएटर। राइट। अगर हम डेफिनेशंस लिख रहे हैं तो जिस पर्सन ने वो डेफिनेशन दी है या जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो डेफिनेशन है उसका नाम मेंशन करें। लाइक अगर मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, तो प्रॉपर मेंशन रखूं। मतलब फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग की कोई डेफिनेशन लिख रहा हूं तो यहां पे लिखूं भाई अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, डबल कॉमास में डेफिनेशन, या अकॉर्डिंग टू आईसीआई, जैसे अगर हम अकाउंट्स वगैरह की डेफिनेशन लिख रहे हैं, या अगर हम लॉ का क्वेश्चन कर रहे हैं, टैक्सेशन का कर रहे हैं, ऑडिट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां पे एज पर दिस सेक्शन 35 ऑफ, या लेट्स सपोज 25 ऑफ, जो भी है इनकम टैक्स एक्ट, जो भी सेक्शन है उसके सेक्शन को मेंशन करें। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास फैक्ट्स, कि अगर हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड नॉलेज है, स्टैटिक डाटा है, तो उसको मेंशन कर सकते हैं अच्छे से। एंड द लास्ट वन इज हम अपना आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं अगर क्वेश्चन में पॉसिबल है तो। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट रह गया था, देखो अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर्स का इजी सा क्वेश्चन आया, अब हम उसको बेटर कैसे कर सकते हैं आंसर को, हम क्वेश्चन में सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब उसका जर्नल एंट्रीज पास करके नहीं आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन भी देंगे क्वेश्चन का, स्टार्टिंग में क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, राइट उधर कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्स में लेट्स सपोज डिस्काउंट से रिलेटेड फैक्ट बता दिया कि जो इश्यू ऑफ डिस्काउंट है अलाउड नहीं है, या मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितनी मंगवानी है, राइट। फिर एंड में, मतलब आई एम नॉट सेइंग, बच्चों का फिर डाउट आता है, मेरे पास बहुत बार डाउट आता है कि सर आप बोल रहे हो इंट्रोडक्शन भी लिखनी है, तो हमारे पास इतना टाइम कहां से आएगा, हमारे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इतना टाइम वेस्ट चला जाता है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि हमें इंट्रोडक्शन का पूरा पेज नहीं भरना, आई एम सेइंग टू राइट इंट्रोडक्शन इन 3 to 4 लाइन्स। बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं प्रैक्टिकल से पहले, बट एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपके आंसर को अच्छा बनाएगी। एंड सेम गोज जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर इफ पॉसिबल तो उसका कंक्लूजन भी लिखें, या जो हमारे पास सजेशंस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम वी आर सॉल्विंग रेशियो एनालिसिस या किसी और स्टेटमेंट से रिलेटेड कि हाँ भाई ये इसका मीनिंग ये है या इसका कंक्लूजन ये है, दिस रेशियो इज बेटर वर्स, जो भी हम आंसर लिख सकते हैं जो पॉसिबल हो सके, राइट। समझ आ गया। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन, फिर हमारा क्वेश्चन, फिर कंक्लूजन, फिर रिपीटिंग अगेन, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, यू हैव टू राइट इन शॉर्ट ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। फिर लास्ट में आपके आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें आप बता सकते हो कि हाँ भाई हमारा व्यू क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रेजेंटेशन। सर व्हाई प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट? देखो एक जो चेकर होगा उसके पास बहुत सारे पेपर्स हैं चेक करने के लिए, वो बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है उसे, बट अगर आप उसे एक सजा के, देखो एक खाने को, एक फूड को अगर एक मैसी सा मैं बना के दे दूं तो शायद इतना खाने का मजा ना आए, वहीं अगर उसी प्लेट को मैं सजा के दूं तो आपको देखने में ज्यादा मजा आए और खाने में ज्यादा स्वाद आए। प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हो तुम। एक मैसी सी प्लेट लेना, उसमें सब कुछ खाना डाल देना, चाहे खाना सेम हो लेकिन आपको टेस्ट अच्छा ज्यादा नहीं आएगा एज कंपेयर टू एक ब्यूटीफुल सी अच्छी से सजा के प्लेट दूंगा, खाने में ज्यादा मजा आएगा, राइट। ठीक है। अब होता क्या है, जब इन्विजिलेटर चेक कर रहा होता है सो मेनी कॉपीज, इतनी सारी कॉपीज, तो उसके पास जब एक अच्छे से प्रेजेंटेड एक आंसर आएगा तो उसके डिडक्शंस करने के स्कोप कम हो जाएंगे, ठीक है। उसको पढ़ने में जब आसान होगा आंसर तो वो ज्यादा मार्क्स देगा। अब प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सर? हम प्रेजेंटेशन में हम फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं, पहले पॉइंट तो याद ही रहेंगे, फॉर्मेट वगैरह फॉलो करना है, फिर हम फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, अगर कहीं ग्राफ्स बन सकते हैं तो ग्राफ्स बना सकते हैं, राइट, कहीं पाई चार्ट बन सकते हैं तो पाई चार्ट बना सकते हैं। अच्छा इसका एडवांटेज और होता था, जैसे मैं क्या करता था अपने मास्टर्स के एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, लेट सपोज कोई एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, या किसी के ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मेरे को 8 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता था, फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट में मैंने 8 के 8 मेंशन कर दिए और उन्हें एक्सप्लेन को 4 कर दिया। ये मैं अपने मास्टर्स में यूज करता था, 4 को एक्सप्लेन कर दिया। दिस शोज कि हम मेरे को 8 के 8 पता है बट क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा, या 8 को थोड़ा छोटी लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। या जैसे हमारे क्वेश्चन में स्टेप्स आ जाते हैं तो स्टेप्स के लिए एरोज वगैरह बनाना प्रॉपर, जिससे होगा कि जब चेकर आपका आंसर चेक कर रहा हो, इवैल्यूएट कर रहा हो, तो उसे मजा आए चेक करने में, ठीक है। समझ आ गया? तो these points you have to keep in your mind while writing the answers. So that's all for today. Don't forget to hit the like button. Bye bye. Take care. See you soon.